हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमर कुमार। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEGC 133। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से आता है ये, राइट। सो ब्रिटिश लिटरेचर। सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ब्रिटिश लिटरेचर में क्या होता है, जो ब्रिटिश का जो लिटरेचर होता है, उनके जो भी मेन चैप्टर्स, टॉपिक्स, पोइट्स, जो भी कुछ है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 2 साल के PYQ से। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ योर एग्जाम इन बिटवीन जून 2026 और दिसंबर 2026, so this video is going to be the one of the most important video. So if you are new on this channel, so you can subscribe this channel and press the bell icon for more updates. And also if you have any doubt, then you can simply ask here. That's Instagram ID. So yes, now BEGC 133 ब्रिटिश लिटरेचर। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं दिसंबर एग्जाम 2023। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यानी हमें जो है ना फॉलोइंग पैसेज को है ना समझाना है फ्रॉम द रेफरिंग कंटेक्स्ट, राइट। तो सबसे पहले पूछ रहा है एंड पिटी लाइक अ नेक्ड न्यू बॉर्न बेब स्ट्राइटिंग द ब्लास्ट और हेवेंस cherubins horsed upon the sightless couriers of the air, shall blow the horrid deed in every eye. The tears shall drown in the wind. I have no spur to prick the sights of my intent, but only vaulting ambitions with orphans and falls in the others. यानी जो है ना ये पैसेज के जो रेफरेंस में जो है ना इसका हमें कंटेक्स्ट बताना है। सो बेसिकली जो ये लिखा हुआ है एंड पिटी से लेके अदर तक, बेसिकली इस इंट्रोडक्शन में क्या पूछ रहा है। बेसिकली ये पैसेज तो पहले आपको ये सबसे पहले जानना चाहिए पैसेज किसका है, राइट। सो बेसिकली जो है ना ये पैसेज जो है ना जो अपने विलियम शेक्सपियर थे उनका वन ऑफ द फेमस जो था मैकबेथ के एक्ट जो है ना एक्ट 1 और सीन 7 से लिया गया है ये बेसिकली। देन इस सीन में जो है ना मैकबेथ सोच रहा होता है कि क्या उसे किंग डंकन का जो है मर्डर करना चाहिए या नहीं। उसके अंदर जो है ना एम्बिशन और कंसाइंस यानी अंतरात्मा के बीच में जो है ना वो स्ट्रगल चल रहा था इन सब के बारे में, राइट। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ ये सब बेसिकली इसमें क्या हो रहा था। बेसिकली मैकबेथ को तो पता था कि किंग डंकन एक जो है ना अच्छे और ईमानदार राजा है, इसलिए उनका मर्डर करना गलत है। वो कहता है कि अगर मर्डर हुआ तो पूरी दुनिया और जो नेचर भी जो है ना उसके बुरे काम की जो है ना निंदा करेगी, यानी गलत चीज़ होगा। पर पिटी लाइक अ नेक्ड न्यू बॉर्न बेब, इसका मतलब ये है कि जो मासूमियत यानी जो एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो मासूमियत होती है, जो इनोसेंस होता है, राइट, और दया बोले तो पिटी, इस मर्डर के जो है ना बिल्कुल इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएगा। हैविज चेरोबिन्स मतलब फरिश्ते का मतलब है कि भगवान का फरिश्ते इस पाप को जो है ना सबके सामने ले आएंगे। इतना बड़ा क्राइम कभी चुप नहीं हो सकता। सो मैकबेथ मानता है कि उसके पास डंकन का मारने की जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है, सिर्फ एक चीज़ उसे जो है ना मर्डर के लिए उसे उत्साह इसलिए रही है कि वो जो है ना वॉल्टिंग एम्बिशन यानी हद से ज़्यादा पावर और किंग बनने की लालच उसकी। सो मैकबेथ समझता है कि ज़्यादा एम्बिशन इंसान को जो है ना बर्बाद कर सकता है, राइट। सो बेसिकली यही था यहाँ पे। नाउ अब हम बढ़ते हैं 1 के बी वाले पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट के बी वाला पार्ट हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है ही चिड द सिस्टर्स, ही चाइल्ड द सिस्टर्स, then when first they put the name of king upon me and bade them speak to him, then prophet like they hailed him father to lion, then grip तक। सो बेसिकली इसका कंटेक्स्ट यानी इसका प्रसंग यही निकलता है कि ये पैसेज जो है ना विलियम शेक्सपियर के जो है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले मैकबेथ एक्ट 3 सीन 1 से लिया गया है। इस सीन में जो है ना मैकबेथ किंग बन चुका है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर और परेशान है। सो अगर सिंपली वे में अगर आपको ये पूरा बताऊं कि यहाँ पे क्या है। सो बेसिकली गाइस आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, राइट। सो बेसिकली इसमें सिंपली यही है कि जो मैकबेथ याद करता है कि 3 विचेस यानी उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने जो ना पहले से ही थेन ऑफ कॉर्डोर और फिर किंग बनने की फ्यूचर प्रेडिक्शन दी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो बैंकों के जो डिसेंडेंट्स यानी बच्चे और उनके जनरेशन
फ्यूचर में किंग्स बनेंगे। इस बात से जो है ना मैकबेथ को लगता है कि उसने जो है ना इतने क्राइम सिर्फ किंग बनने के लिए किए, लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली को किंगडम नहीं मिलेगा, राइट। देन फ्रूटलेस क्राउन का मतलब इसमें ये दिया गया क्योंकि क्राउन जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैकबेथ का जो है ना कोई हेयर बोले तो वारिस नहीं है। देन बैरेंट स्क्रप्चर का मतलब क्या होता है, ऐसी किंगशिप जिसे जो है ना आगे उसके बच्चे कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैकबेथ को लगता है कि असल फ़ायदा जो बैंकों को हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में जो है ना उसके जो वंशज ही जो है ना किंग्स बनेंगे। इसी वजह से मैकबेथ के अंदर जेलिसी, फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। सो यही है इसमें। नाउ बढ़ते हैं सी पार्ट पे। पूछ रहा है बेसिकली सी पार्ट में अपना लिखा हुआ है कि he did it like an operatic tenor, a regular handsome fellow with flashing eyes and lovely moustache, shouting a war cry and charging like Don Quixote at the windmills. We nearly burst with laughter at him, but when the sergeant ran up as white as a sheet and told us they had sent us the wrong cartridges. So basically guys ये माउथ तक जो भी लिखा है इसमें इसका बेसिकली अगर मैं आपको कंटेक्स्ट समझाऊँ, इसका कंटेक्स्ट यही है कि ये पैसेज जो है ना ये पैसेज जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले आर्म्स एंड द मैन से लिया गया है। इसमें एक जो है ना वार बोले तो युद्ध का जो है ना सीन डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ एक सोल्जर का बिहेवियर पहले फ़नी लगता है लेकिन बाद में जो है ना सिचुएशन सीरियस हो जाता है। बेसिकली इसमें यही बताया गया, प्रैक्टिकली लुक्स मोर ड्रामेटिक देन प्रैक्टिकल। देन आगे बढ़ते हैं, ये सब आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। देन डी पार्ट में पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में कि सो फ्लैश्ड एंड फेल द ब्रांड एक्सैलिबर but era he decked with surface rose and arm clothed in white samite mystic wonderful and caught him by the hilt। basically guys इसका मतलब यही है कि इसमें जो है ना बेसिकली ये पैसेज जो है ना एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पोयम से द लेडी ऑफ सैलॉट के जो है ना लास्ट पार्ट से लिया गया है। इसमें जो है बेसिकली किंग अर्थर की जो है ना फेमस स्वॉर्ड बोले तो एग्जैलिबर और एक मैजिकल सीन का जो है ना डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट। सो बेसिकली यही सब है इसमें, ये आप रीड कर सकते हो। नाउ ई पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि फॉर नाउ आई सी द ट्रू ओल्ड टाइम्स आर डेड when every morning brought a novel chance and every chance brought out a novel night. Such times have been not since the light that led the holy elders with the gift of mirth। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये पैसेज जो है ना किससे लिया गया एक बार देख लेते हैं। हाँ, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स के पोयम से लिया गया है, जिसमें जो पोयम क्या था इडिल्स ऑफ द किंग से लिया गया है। बेसिकली इसमें पोएट जो है ना पुराने सिवेलरी बोले तो बहादुरी और उच्च आदर्श के युग के जो है ना ख़त्म होने पर दुख व्यक्त करते हैं। सो यस, इससे बेसिकली सीन एज द लैकिंग सच आइडियल्स एंड ग्रेटनेस, ये बेसिकली इसमें ही है। अगर मैं आपको और तरीके से बताऊं, जैसे इसमें जो है ना पुराने आदर्शों की याद, जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, मेन थीम इसमें हो गया। सिवेलरी का पतन बोले तो डिक्लाइन ऑफ सिवेलरी, देन मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन, और पुराने और नए समय की तुलना के बारे में से बताया गया। बेसिकली ये पैसेज दिखाता है कि जो टेनिसन को जो है ना पुराने युग की बहादुरी, ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों की जो है ना कमी महसूस होती है, और इसके थ्रू ना वो बताते हैं कि आज के समय में मॉरल वैल्यूज़ पहले के मुकाबले कम हो गई है और इसी वजह से उन्हें पुराने समय की याद आती है। सो क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। सो सबसे पहले हमें लिखना है एलिजाबेथन थिएटर के बारे में। सो बेसिकली जो एलिजाबेथन थिएटर से जो है ना मतलब है क्वीन एलिजाबेथ, जो 1558 से 1603 तक उनका शासनकाल में जो होने वाले जो भी ड्रामा और स्टेज परफॉर्मेंस से जो है उनका हुआ करता था। सो बेसिकली इस पीरियड को जो है ना इंग्लिश ड्रामा का जो गोल्डन एज कहा जाता था। इस समय बेसिकली जो है विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन जैसे जो है ना फेमस प्ले राइट्स हुआ करते थे। सो बेसिकली अगर आपको मेन चीज़ बताऊँ, इसमें बेसिकली सबसे पहले बात हुआ है गोल्डन एज के बारे में, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो इस पीरियड में जो है ना इंग्लिश ड्रामा ने जो है ना बहुत प्रोग्रेस की, यानी शेक्सपियर और दूसरे फेमस राइटर्स ने जो है ना इस समय में अपनी बेस्ट प्लेस लिखी थी। देन ओपन एयर थिएटर्स यानी ग्लोब थिएटर जैसे थिएटर्स खुले यानी ओपन एयर और गोल सर्कुलर शेप के होते थे।
देन आर्टिफिशियल लाइटनिंग नहीं होती थी यहाँ पे, इसलिए प्लेस दिन में जो है ना परफॉर्म होते थे। देन थर्ड इज़ सिंपल स्टेज, यानी जो है ना यहाँ पे सिंपल स्टेज हुआ करता था, यानी स्टेज जो है बहुत सिंपल होता था, यानी एक्टर्स अपनी एक्टिंग और डायलॉग से जो है ना सीन को इंटरेस्टिंग बनाया करते थे। और अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ तो हर क्लास के लोग जो है थिएटर देखने आते थे, चाहे गरीब लोग पेट ग्राउंडलिंग्स के में खड़े होते थे, जबकि अमीर लोग जो है ना गैलरीज में बैठे रहते थे। देन मेल एक्टर्स प्लेड फीमेल रोल्स, यानी जो ना उस समय में वुमन के जो है ना स्टेज पर एक्टिंग करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मेल एक्टर्स ही जो है ना फीमेल कैरेक्टर का रोल निभाया करते थे। सो देन इसमें जो है ना रिच लैंग्वेज एंड वैरायटी ऑफ थीम्स हुआ करता था। बेसिकली जो है एलिजाबेथ थिएटर जो है ना अपनी रिच लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और स्ट्रेटजी, कॉमेडी, रोमांस जैसे अलग अलग थीम्स के लिए फेमस था। देन अब बढ़ते हैं हम अपने बी पार्ट में। सो बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सोलिलोक्वाई इन मैकबेथ। सो बेसिकली मैकबेथ में सोलिलोक्वाई का जो है ना ड्रामेटिक इम्पोर्टेंस हमें बताना है। सो बेसिकली अगर मैं इसका बेसिकली बताऊं आपको, इसका मतलब यही है कि सोलिलोक्वाई जो है ना ड्रामेटिक टेक्निक है जिसमें कोई कैरेक्टर स्टेज पर जो है ना अकेले अपने मन की बात यानी इनर थॉट्स ऑडियंस को बताता है। सो बेसिकली शेक्सपियर ने मैकबेथ में इसका बहुत जो है ना अच्छा यूज़ किया है। देन इसके बाद है रिवील्स इनर थॉट्स, यानी मन की बात दिखाता है। सो बेसिकली जो है ना सबसे पहले मन की बात दिखाता है, यानी सोलिलोक्वाई के थ्रू जो है ना मैकबेथ के हिडन थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस ऑडियंस को पता चलते हैं। देन सेकंड इज़ बेसिकली जो है ना बेसिकली मैकबेथ के जो है ना सोलोली कोस उसकी पावर पाने की एम्बिशन, फियर और राइट और रॉन्ग के बीच में जो है ना कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। देन सोच साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास को इसमें दिखाता है। अगर मैं एट दी एंड अगर आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊँ इसके, बेसिकली इसका मतलब यही है कि मैकबेथ में जो है ना सोलिलोक्विज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैकबेथ के कैरेक्टर डेवलपमेंट, इनर कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल चेंज और ड्रामेटिक सस्पेंस को दिखाते हैं। इसी वजह से जो है ना ये प्ले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग बन जाता है। सो यस गाइज, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। बेसिकली गाइज अगर आपने इसका बुक अगर अच्छे से नहीं किया है, राइट, सो आपको हो सकता है कि इसमें परेशानी आए, पर मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। दैट मीन्स एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछ रहा है द 3 फेसेस ऑफ थॉमस हार्डीज राइटिंग। सो बेसिकली इसमें ये है कि थॉमस हार्डी की राइटिंग करियर के जो है ना 3 फेसेस हमें बताना है। सो बेसिकली गाइज जो है ना थॉमस हार्डी के जो है ना लिटरेरी करियर को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। हर फेज में जो है ना उनकी राइटिंग स्टाइल्स और थीम जो है ना अलग थी। सो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, सो वो अर्ली नॉवेल्स था, यानी इस फेज़ में हार्डी ने रूरल गांव यानी गांव की ज़िंदगी और रोमांस पर नॉवेल्स लिखी। एग्जांपल के लिए जैसे अंडर द ग्रीन वुड ट्री। इन नॉवेल्स में जो है ना गांव के जो सिंपल और ट्रेडिशनल लाइफ को बेसिकली इसमें दिखाया गया था। देन अगर मैं सेकंड फेज़ की बात करूँ, इसमें वेसेक्स नॉवेल्स की बात करी थी, यानी ये जो है ना हार्डी के करियर का जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट और मैच्योर फेज़ था। इसमें उन्होंने जो ट्रेजेडी, फेट यानी भाग्य और ह्यूमन सफरिंग यानी इंसानी दुख को दिखाया था। सो फेमस नॉवेल्स में क्या क्या आ गया, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, देन टेस ऑफ द डी अर्बर वाइल्ड्स, देन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और थर्ड फेज़ में क्या था, बेसिकली इस फेज़ में हार्डी ने पोइट्री लिखना शुरू किया। उनकी पोएम्स फिलोसफिकल यानी दार्शनिक और पैसिमिस्टिक बोले तो निराशावादी थी। इनमें लाइफ, डेस्टिनिटी, भाग्य और सफरिंग के पर जो है ना गहरा सोच दिखाया गया था। सो यस गाइज, नाउ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट पे। सो इसमें पूछ रहा है हमसे, सो बेसिकली एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यानी हमें इन फॉलोइंग पैसेज को समझाना है विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। सॉरी गाइज, आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर लिया, हमें ये वाला करना। द कैरेक्टर ऑफ बाथशेबा एवर्डेन इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो हमें
ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो है ना बाथशेबा एवर्डेन जो है ना थॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की जो है ना मेल फीमेल कैरेक्टर है। बेसिकली वो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वाइल्डेड लड़की है। यानी अपने अंकल की फार्म इनहेरिट करने के बाद जो है ना वो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। सो यस गाइज, इसमें यही लिखा हुआ है। और एट द एंड अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, सो बेसिकली बाथशेबा एवर्डेन जो है ना एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इंस्पायरिंग वुमन है, जो कि मैंने आपको बताया। और वो शुरुआत में जो है ना वो इमोशनल और प्राउड होती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख कर जो है ना मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन जाती है। थॉमस हार्डी ने जो है ना उसके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग विक्टोरियन वुमेन की जो है ना इमेज प्रेजेंट की है। So yes guys, the Bathsheba represent independence, emotional growth and the struggles of a woman trying to balance love and self-respect. So yes guys, now बढ़ते हैं ई पार्ट में। इससे बोल रहा है बर्नार्ड शॉज डिपिक्शन ऑफ क्लास डिस्टिंक्शंस इन आर्म्स एंड द मैन। सो बेसिकली इसमें जो है ना बेसिकली जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने प्ले आर्म्स एंड द मैन में जो है ना सोसाइटी के क्लास डिस्टिंक्शंस यानी उच्च और नीच वर्ग के भेदभाव का जो है ना मजाक यानी सटायर उड़ाते हैं। वो दिखाते हैं कि जो है ना इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर और इंटेलिजेंस से होती है, ना कि पैसा और सोशल स्टेटस से। सो यही सब है गाइस, आप रीड कर सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। बेसिकली बर्नार्ड शॉ इस प्ले के थ्रू जो है ना बताते हैं कि सोशल क्लास से जो है ना इंसान की वैल्यू डिसाइड नहीं होती, असली ग्रेटनेस जो है ना उसके कैरेक्टर, इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग में होती है। इसलिए शॉ जो है इक्वालिटी, रियलिज्म और कॉमन सेंस को जो है ना प्रमोट करते हैं और क्लास डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं। सो यस गाइज, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन थर्ड में। सो बेसिकली क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछ रहा है कि राइट शॉर्ट एसेस ऑन द फॉलोइंग। सो बेसिकली हमें जो है ना पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसमें जो है ना उसके बेस पर जो है ना हमें शॉर्ट एसेस उसके ऊपर लिखना है। जैसे बचपन में आप जैसे लिखा नहीं करते थे निबंध, जैसे दिवाली के ऊपर निबंध लिखो, वैसे ही आपको इन सब पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है ना एक टाइप से एसेस लिखना है। सो चलिए शुरू करते हैं। वाई इज़ टेनिसन कंसिडर्ड अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। यानी जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो है ना विक्टोरियन एज का जो है ना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। ये हम आंसर कर रहे हैं क्योंकि उनकी पोइट्री में जो है ना विक्टोरियन सोसाइटी की सोच, वैल्यूज़, प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट का जो है ना क्लियर रिफ्लेक्शन मिलता था। इसमें आप लिख सकते हो कि किस किस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। इसमें लिख सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, इसके बारे में, देन साइंस और रिलीजियस का कन्फ्लिक्ट, देन मॉरल वैल्यूज़ और ड्यूटी, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। शॉर्ट नोट्स लिखना है, फिर आप उसके जो भी था होप और प्रोग्रेस क्या था, देन मिडिवल थीम्स का यूज़ उसमें क्या क्या था, देन आर्टिस्टिक स्टाइल उसका आप बता सकते हो। बेसिकली ये सब चीज़ था। सो देन एट द एंड आप कंक्लूजन भी लिख देना, ठीक है। अब सेकंड में पूछ रहे हैं द कैरेक्टर ऑफ ब्लंट चिली इन आर्म्स एंड द मैन। यानी जो ब्लंट चिली इन आर्म्स एंड द मैन में जो था उसका हमें कैरेक्टर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइस, इसमें जो है आप बता सकते हो कि जो ब्लंट चिली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो है ना प्ले आर्म्स एंड द मैन का जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो जो है ना स्विट्ज़रलैंड का प्रोफेशनल सोल्जर है। वो ग्लोरी और हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि जो है ना प्रैक्टिकल तरीके से काम करता है। सो आप इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक तरीका वो यूज़ करता है। देन सेकेंड आप लिख सकते हो इंटेलिजेंट सोल्जर की तरह है। देन चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ बुलेट्स, ये सब आप टॉपिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि जो ब्लंट चिली जो है ना एक प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट सोल्जर है। वो रोमांटिक हीरो की इमेज को तोड़ता है और दिखाता है कि असली हीरो वही होता है जो समझदारी, रियलिटी और कॉमन सेंस से काम करे। इसी वजह से वो प्ले का जो है ना सबसे रियलिस्टिक और मेमोरेबल कैरेक्टर माना जाता है। नाउ अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट में। इसमें पूछ रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो इसका हमें अब लिखना है ऐसे। सो बेसिकली जो है ना गाइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड टाइटल जो है ना बेसिकली बहुत ही मीनिंगफुल और सिम्बॉलिक है।
ये टाइटल जो है थॉमस ग्रे की पोयम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से लिया गया है। यहाँ जो है ना बेसिकली मैडिंग क्राउड का मतलब है, यानी शोर शरेबल, भाग दौड़ और उलझन भरी सिटी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है, राइट। सो इसमें आप सिंबॉलिक टाइटल आप कुछ बता सकते हो, पीसफुल रूरल लाइफ बता सकते हो, और कॉन्ट्रास्ट क्या निकलता है विद सिटी लाइफ में, देन नेचर्स का इंपॉर्टेंस बता सकते हो, ये सब आप बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इन योर ओपिनियन इन द रोल प्लेड बाय द विचेस इन ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। So, what is your opinion? What in your opinion is the role played by the witches in bringing about the tragedy of Macbeth? बेसिकली गाइस इसमें अगर मैं बताऊं, जो शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में विचेस जो है ना 3 जादूगरियां यानी ट्रेजेडी की शुरुआत करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन जो है ना मैकबेथ की जो है ना बर्बादी का पूरा जिम्मेदार जो है ना सिर्फ विचेस नहीं बल्कि उसके अपने डिसीजंस भी हैं, राइट। इसमें ये बताया गया है। सो यानी जो है ना विचेस मैकबेथ की जो है ना एम्बिशन को जो है ना जगाती है और उसे कंफ्यूज करती है, लेकिन उसकी जो है ना ट्रेजेडी का असली रीज़न उसकी खुद की लालच, बोले तो ग्रीड, एम्बिशन और गलत डिसीजंस होते हैं। इसलिए विचेस जो है ना ट्रेजेडी की शुरुआत करती है, लेकिन मैकबेथ जो है ना अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होती है। सो लास्ट में लिखा हुआ है, in later scenes, the witches further mislead Macbeth through apparitions and deceptive prophecies, giving him false confidence and sense of invincibility. This ultimately leads to his downfall. So yes guys, now बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन फिफ्थ में। क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे पूछ रहा है कि कंसिडर आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, राइट। चलिए शुरू करते हैं। यानी जो ना हमें आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी को जो है ना कंसिडर करके इसे बताना है। सो बेसिकली शेक्सपियर की जो है ना प्ले मैकबेथ में जो है ना 3 विचेस यानी 3 जादूगरियाँ ट्रेजेडी की जो है ना शुरुआत में बेसिकली जस्ट अ सेकंड गाइस। सो यस गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। कंसिडर आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, यानी Bernard Shaw's Arms and the Man is a clear example of an anti-romantic comedy because it strongly attacks the false romantic ideals of love, war, and heroism that were popular in society. Instead of glorifying soldiers and war as noble and heroic, Shaw presents a realistic and humorous picture of human behavior. So basically guys, इसमें जो ना ये बता रहा है कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है ना आर्म्स एंड द मैन एक जो है ना एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। इस प्ले में जो है ना शॉ जो है ना लव, वार और हीरोइज्म से जो है ना जुड़े रोमांटिक आइडियाज़ को तोड़ते हैं और उनकी जगह रियलिटी, प्रैक्टिकली और कॉमन सेंस को दिखाते हैं। सो अगर मैं इन सब का जो अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं, सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये जो है ना एंटी रोमांटिक कॉमेडी इसका मतलब है। यानी एंटी रोमांटिक का मतलब होता है रोमांटिक इल्यूजन्स, यानी झूठे सपने को रिजेक्ट करना। इसमें बेसिकली शॉ दिखाते हैं कि रियल लाइफ में इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होती है। और ब्लंट चिलीज रिप्रेजेंट्स रियलिटी, यानी ब्लंट चिली जो है ना प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट और रियलिस्टिक सोल्जर है। वो कहता है कि वार में जो ना सर्वाइवल ब्रेवरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बुलेट्स की जगह चॉकलेट्स रखता है, जो उसके प्रैक्टिकल थिंकिंग को दिखाता है। सो मैं दिखा देता हूँ गाइस, एक बार आप रीड कर लेना। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सो ये है, देन ये है, देन दिस वन, देन दिस। सो बेसिकली इसमें जो है ना जो सर्जियस रिप्रेजेंट्स फॉल्स हीरोइज्म, यानी जो सर्जियस जो है ना रोमांटिक हीरो का सिंबल है। बाहर से बहादुर दिखता है लेकिन उसकी हीरोइज्म सिर्फ दिखावा होती है। शॉ जो है ना उसके थ्रू फॉल्स हीरोइज्म का जो है ना मजाक उड़ाता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना 5th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब हम करने वाले हैं दिसंबर एग्ज़ाम 2026 का 2024 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इसमें हमसे पूछ रहा है कि explain any 4 of the following passages with reference to the context. So
हमें जो है ना किसी 4 फॉलोइंग पैसेज को जो है ना एक्सप्लेन करना है फ्रॉम दी पूरा उसका प्रसंग करते हुए, पूरा कंटेक्स्ट के साथ। सो बेसिकली गाइस, बेसिकली आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, सबसे पहले ये समझो कि इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यानी कंटेक्स्ट के रेफरेंस में आपको किसी भी 4 पैसेज को जो है ना समझाना है। सो ये अपना क्या दिया हुआ है, बेसिकली ये अपना पूरा कंटेक्स्ट दिया हुआ है, राइट। सो इसी को रीड करने के बाद, इसी को पूरा समझने के बाद जो है ना आपको जो है ना इसके बारे में इसका पूरा जो है ना ये कंटेक्स्ट जो दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट, एक्सप्लेन करना है। सो यस, सो चलिए शुरू करते हैं। सो डैश, आई हैव नो स्पर to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, which weary leaps itself and falls on the other. So चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये पैसेज जो है ना विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ एक्ट 1 सीन 7 से लिया गया है, राइट। सो इस सीन में जो है ना मैकबेथ सोच रहा है कि क्या उसे जो है ना किंग डंकन का जो है मर्डर करना चाहिए या नहीं। These lines are spoken by Macbeth in Shakespeare's Macbeth Act 1 Scene 7 when he is in deep confusion about murdering King Duncan. In this soliloquy, Macbeth carefully examines his intentions and realizes that he has no strong external reasons or spur that forces him to commit such a serious and immortal act. He understands that he is not acting out of justice, revenge, or any duty, but only because of his inner desire for power and success. यानी जो है ना वो केवल अपने पावर और सक्सेस के डिज़ायर की वजह से जो है उसे मारना चाहता था। तो ये पैसेज मैकबेथ के जो कैरेक्टर और उसके फ्यूचर डाउनफॉल की शुरुआत को दिखाता है। इसमें बेसिकली आप पॉइंट क्या क्या लिख सकते हो ये समझो। इसमें आप उसके एम्बिशन के बारे में समझा सकते हो, उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा सकते हो, मोरालिटी के बारे में बता सकते हो, गिल्ट के बारे में बता सकते हो, और ट्रैजिक फ्लॉ यानी अमर्त्य के बारे में बता सकते हो। देन बढ़ते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि इसे हमसे पूछ रहा है कि हियर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, यानी यहाँ पे जो है ना ब्लड का हियर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, यानी ब्लड का स्मेल स्टिल अभी तक यहाँ पे है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटल हैंड, यानी जो है ना सारे परफ्यूम अरेबिया के इतना ज़्यादा स्वीटन नहीं है ऑन दिस हैंड। सो ओ हो सो अब इसे हम समझते हैं इसके कंटेक्स्ट को। सो बेसिकली गाइज ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस भी जो है ना मैकबेथ एक्ट 5 सीन 1 से जो है, सीन 1 से है। जो लेडी जो है ना मैकबेथ का जो ना स्लीप वॉकिंग सीन है, यानी जो है ना इसमें किंग डनकन की जो है ना, बेसिकली पहले आप रीड कर लीजिए देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं। सो यस, so yes guys, now I'm going to explain you what is actually happening here. So basically guys इसमें जो है ना किंग डुनकुन के मर्डर की जो है ना साजिश में साथ देने के बाद जो है ना लेडी मैकबेथ जो है ना अब गिल्ट यानी पछतावे के मारे जो है ना पागल हो चुकी है। बेसिकली वो नींद में चलती है और बार बार जो है ना अपने हाथ धोती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथों पर अभी भी खून लगा है। वो कहती है कि अरेबिया के सारे इत्र, यानी इत्र का मतलब क्या होता है, परफ्यूम्स, यानी अरेबिया के सारे परफ्यूम्स भी जो है ना इस छोटे से हाथ की बदबू, जो खून के जो बदबू, जो खून का जो दाग, जो बदबू उसे आ रहा है, वो सब परफ्यूम्स इसे नहीं मिटा सकते। ये जो है ना बेसिकली उनके दिमाग की जो है ना गहरी चोट और पछतावे को दिखाता है। सो ये चीज़ इसमें बेसिकली बताया गया था। So Lady Macbeth, once strong and ambitious, is completely destroyed by remorse. So yes guys, अब बढ़ते हैं हम अपने C पार्ट में। So C पार्ट में कह रहा है and there was Don Quixote flourishing like a drum major, thinking he had done the cleverest thing ever known, whereas
he ought to be martialed for it. Of all the fools ever let loose on a field of battle, that man must be the very maddest, right? So बेसिकली अब इसे आप रीड कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो यस, आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं. देन लास्ट लाइन, लास्ट 2 लाइन्स. सो यस गाइज, नाउ हम शुरू करते हैं. बेसिकली जो है ना, इसका कंटेक्स्ट यही है कि ये लाइन्स जो है ना, बेसिकली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले जो है, जॉर्ज बर्नार्ड का जो शॉ का प्ले है, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, इनसे इनसे है, जिसे जो है ना सर्जेंट मेजर मॉरिस बोलता है. सो इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं, जो बेसिकली जो है ना, मॉरिस जो है ना, यहाँ सर्जियस यानी जो कि जो है ना बिना सोचे समझे जंग में जो है ना जैसे कूद जाता है, राइट. पर जो है ना तंज यानी सटायर कस रहा है, यानी तंज कस रहा है, वो जो है ना उसे डॉन क्विक्सोट, एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जो बेवकूफ़ी भरी बहादुरी दिखाता था, वो बोलता है उसे. सो मॉरिस कहता है कि जंग के मैदान में जो है ना, ऐसी फिल्मी बहादुरी दिखाने वाले को कोर्ट मार्शियल कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहादुरी नहीं बल्कि पागलपन है जो सबकी जो है ना जान खतरे में डालता है. और जो है सौ जो है ना यहाँ दिखाना चाहता है कि जंग कोई रोमांटिक चीज़ नहीं बल्कि खतरनाक होती है. सो एज इट एंडेंजर्स लाइव्स एंड शोज इग्नोरेंस ऑफ रियल वॉर. एंड सो नाउ डी पार्ट में पढ़ते हैं. सो डी पार्ट में पूछ रहा है, but ere he dipped the surface, rose an arm clothed in white samite, mystic, wonderful, and caught him by the hilt and brandished him 3 times and drew him under in the mire. So आप इसे रीड कर लीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो आई होप गाइज आपने पॉज करके रीड कर लिया होगा. अब बढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चंस पे. सो बेसिकली जो है ना, ये लाइंस जो है ना बेसिकली एल्फ्रेड टेनिसन्स की जो है ना पोयम द लेडी ऑफ सैलॉट से है, जहाँ जो है ना लेडी सैलॉट अपने जो आईने यानी जो अपने मिरर में से जो है ना सर लैंसलॉट को देखती है. सो एल्फ्रेड टेनिसन्स पोयम से लिया गया द लेडी ऑफ सैलॉट, जहाँ पे वो सर लैंसलॉट इज़ बीइंग व्यूड इनडायरेक्टली द लेडी थ्रू हर मिरर, यानी अपने आईने में देखती है. सो बेसिकली इसमें ये हुआ है कि अगर मैं बताऊँ गाइस आपको, बेसिकली जब लैंसलॉट नदी के पास से जो है ना गुज़रता है, तो एक बड़ा ही जो है ना जादुई यानी सुपर नेचुरल नज़ारा दिखता है. यानी पानी से एक हाथ निकलता है जिसने सफ़ेद रेशम यानी वाइट सैमिटे पहना हुआ है. वो हाथ जो है ना लैंसलॉट के तलवार की जो है ना हिल्ट यानी जो उनकी जो मुट्ठी को जो है ना पकड़ता है, उसे जो है ना 3 बार हवा में घुमाता है और पानी के अंदर खींच लेता है. यानी पानी से हाथ निकलता है और 3 बार हवा में घुमाता है और पानी के अंदर खींच लेता है. सो बेसिकली ये एक जादुई और रहस्यमयी माहौल बनाता है, जो कि जो है ना टेनिसन के स्टाइल की जो है ना खूबसूरती है. सो यस गाइज, दिस इंसिडेंट is not meant to be realistic but symbolic, suggesting danger, fate, and the powerful allure of Lancelot's presence. So basically, ये जो है ना और रिफ्लेक्ट क्या करता है, लेडीज ट्रेजिक आइसोलेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. नाउ लेट्स गोइंग टू ई पार्ट. सो ई पार्ट में हमसे पूछ रहा है, फॉर वॉट are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain if knowing God?
दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, देन हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज मैं इसे ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आप अभी एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मैं करा सकूँ। सो बेसिकली जो है ना गाइज, ये जो है ना, ये लाइंस एल्फ्रेड टेनिसन्स की पोयम उलिसेस से है। सो उलिसेस से ली गई है। सो बेसिकली जो है ना, उलिसेस कहता है कि अगर कोई इंसान भगवान को जानते हुए भी अपने और दोस्तों के लिए प्रार्थना यानी प्रेयर नहीं करता और कोई बड़ा मकसद नहीं रखता, तो वो उस जानवर यानी भेड़ बकरी जैसा है जो बिना सोचे समझे बस जिंदा रहता है। ब्लाइंड लाइफ का मतलब है बिना किसी ज्ञान या बड़ी सोच के जीना। यानी इंसान का जो है ना मकसद हमेशा आगे बढ़ना और कुछ अच्छा करना होना चाहिए। सो यही है इसका कंटेक्स्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हमें जो है ना शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले थिएटर इन द एलिजाबेथ पीरियड। सो हमने पहले भी ये एलिजाबेथ थिएटर करा है, अब हम करेंगे थिएटर इन द एलिजाबेथ पीरियड। सो बेसिकली इसमें क्या है, सबसे पहले थिएटर इन द एलिजाबेथ पीरियड, इसमें जो है टाइम एंड इम्पोर्टेंस की बात हुई है। सबसे अगर टाइम और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ जो है ना, क्वीन एलिजाबेथ पीरियड के दौरान जो है क्वीन एलिजाबेथ वन के दौर यानी 1558 से 1603 को इंग्लिश ड्रामा का गोल्डन एज कहा जाता है। यानी इस टाइम जो ना ड्रामा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बन गया था। सो अगर जो है ना मैं इसके अगर फ़ीचर्स की बात करूँ, सो लंदन में जो है ना बढ़िया थिएटर्स बने जैसे ग्लोब। ये जो है ना ओपन एयर यानी बिना छत के और सर्कुलर होते थे। जो जो पुअर लोगों को ग्राउंडिक्स कहा जाता था और नीचे खड़े होकर जो प्ले देखते थे, और रिच लोग गैलरीज में बैठते थे। सो एक्टर्स एंड राइटर्स की बात करें, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इस वीडियो में, उस दौर में जो है ना औरतों को एक्टिंग करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए लड़के ही जो है ना लड़कियों का रोल करते थे। शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन जो है ना इस दौर के सबसे बड़े राइटर्स थे। सो देन सेकंड इज़ द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। सो जो कॉमिक रिलीफ जो डनकन के मर्डर के जो है ना ठीक बाद एक्ट 2 सीन 3 में जो है ना एक शराबी पोर्टर यानी दरबान आता है। ये सीन जो है ना पूरे प्ले के सीरियस और डरावने माहौल का जो है ना को थोड़ा हल्का करने यानी कॉस्मिक रिलीफ के लिए डाला गया है। सो बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली आप रीड कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि वो शराबी सोचता है कि जो है ना वो नरक यानी हेल का जो है ना गेट कीपर है, और वो जो है ना अलग अलग पापियों का जो है ना नरक में स्वागत कर रहा है। यानी मजाक मजाक में ये सीन दिखाता है कि मैकबेथ का जो है ना महल अब सच में नरक बन चुका है, क्योंकि वहाँ जो है ना राजा का खून हुआ है। नाउ लेट्स गोइंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन ऑन द ड्रामा ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सो बेसिकली ये एक टाइप का रियलिस्टिक ड्रामा था। बेसिकली हेनरिक इब्सन जो है नॉर्वेजियन प्ले राइट को जो है ना मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा का जो है ना फादर कहा जाता था। उन्होंने पुरानी फिल्मी और रोमांटिक कहानियों को छोड़कर जो है ना समाज के असली मुद्दों पर लिखना शुरू किया था। सो
सॉ स्टाइल यानी जीबी सॉ इब्सन जो थे ना से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने इंग्लिश ड्रामा में प्रॉब्लम्स प्लेस शुरू किए जिसमें शादी, गरीबी और क्लास स्टेटस जैसे मुद्दों पर डिबेट होती थी। आर्म्स एंड मैन में जो है ना उन्होंने जंग और प्यार के झूठे दिखावे को इसी रियलिस्टिक तरीके से जो है ना एक्सपोज किया था। नाउ लेट्स गोइंग टू फोर्थ पॉइंट। So, class distinctions in the play arms and the men. So, जो क्लास डिस्टिंक्शंस इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन इसमें क्या होता था बेसिकली, जो इसमें जो है ना सेटायर ऑन क्लास हुआ करता था। यानी शो ने दिखाया है कि कैसे समाज के ऊपर और लोअर क्लास के बीच में दीवार बस एक दिखावा है। कैरेक्टर जो है इसमें जैसे रायना अपर क्लास से है और सोचती है कि अमीर और बड़े लोग ही असली, वो सोचती है कि अमीर और बड़े लोग ही जो है ना असली हीरो होते हैं। पर जो है ना स्विस सोल्जर ब्लंट चिल यानी जो आम है, यानी जो है ना वो ज़्यादा समझदार निकलता है। वही दूसरी तरफ जो है ना लौका बोले तो नौकरानी जो थी वो लोअर क्लास की होने के बावजूद जो है ना बहुत एम्बिशियस है और अपनी जो है ना चालाकी से अपर क्लास के जो है ना सर्जियस से शादी करने में कामयाब हो जाती है, जो दिखाता है कि अकल किसी क्लास की जो है ना मोहताज नहीं होती है। सो यस, नाउ रीड कर सकते हो आप, मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। नाउ राइट शॉर्ट एसेस ऑन द फॉलोइंग। अब हमें जो है शॉर्ट एसेस लिखना है फॉलोइंग टॉपिक पे। सो इन योर ओपिनियन व्हाट रोल डू दी विचेस प्ले इन मैकबेथ, यानी विचेस ने क्या रोल प्ले किया था मैकबेथ में। सो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो आपको आइडिया हो चुका होगा, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। बेसिकली एम्बिशन का कैटलिस्ट इसमें था। सो बेसिकली जो है ना विचेस यानी जो चुड़ैलें थी वो मैकबेथ के जो है ना रास्ते में आकर उसे मिलती है और जो है ना प्रोफेसी करती है कि वो राजा बनेगा। ये प्रोफेसी मैकबेथ के अंदर जो है ना छुपे लालच और एम्बिशन को जगा देता है। सजेशन वर्सेस फ्री विल इसमें दिखाया जाता है, यानी विचेस जो है ना मैकबेथ को मर्डर करने के लिए फोर्स नहीं करती, वो बस उसके दिमाग में एक ख्याल डालती है। असली गुनहगार तो मैकबेथ खुद है क्योंकि डिसीजन उसका अपना होता है। सो बेसिकली और आगे बढ़े तो यानी इल्यूज़न बोले तो धोखा। विचेस जो है ना ऐसी बातें बोलती हैं जिसके जो है ना दो मतलब निकलते हैं। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, यानी वो मैकबेथ को जो है ना झूठा कॉन्फिडेंस देती है जिसकी वजह से उसका अंत यानी डाउनफॉल होता है। सो यस, नाउ बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट से हमें पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री एंड पॉइंट आउट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक पोइट्री। यानी हमें जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है विक्टोरियन पोइट्री के और पॉइंट आउट करना है कि ये डिफरेंट कैसे है फ्रॉम द रोमांटिक पोइट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर सिंपली सी बात बताऊँ, सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, देन मैं एक ही बार में इसका क्लियर जो है ना डिफरेंस वो समझा दूंगा आपको। सो यस, आई होप आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज जो है ना आप ध्यान से सुनना या आप नोट भी कर सकते हो। सो बेसिकली जो है ना रोमांटिक पोएट्री 18 टू 19 सेंचुरी चला था और विक्टोरियन पोएट्री 1837 टू 1901 तक चला था। बेसिकली रोमांटिक पोएट्री का मेन फोकस था नेचर, इमेजिनेशन और अकेलेपन की खूबसूरती, जबकि विक्टोरियन पोएट्री का मतलब था रियलिज्म, साइंस वर्सेस रिलीजन का कन्फ्लिक्ट और डाउटिंग नेचर।
रोमांटिक पोइट्री का टोन बहुत ज़्यादा इमोशनल और आज़ाद था, बल्कि विक्टोरियन पोइट्री का था इंटेलेक्चुअल, सीरियस और समाज को सुधारने वाली मॉरल ड्यूटी। देन रोमांटिक पोइट्री का टेक्निक क्या होता है? सिंपली लिरिकल और नेचर फोकस्ड पोइट्री। बल्कि विक्टोरियन पोइट्री का मतलब होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, जैसे ब्राउनिंग ने यूज़ किया था। सो यस, नाउ बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। सो थर्ड पॉइंट में क्या है? सो एक्सप्लेन हाउ बर्नार्ड शॉ डील्स विद द थीम ऑफ लव इन आर्म्स एंड द मैन, यानी थीम ऑफ लव इन आर्म्स एंड द मैन। सो सबसे पहले आप रीड कर लीजिए। सो यस, इसी के साथ ये आपने रीड कर लिया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली इसका क्या है, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली जो है ना, इसमें जो है ना रोमांटिक लव वर्सेस प्रैक्टिकल लव के बारे में बताया गया है। यानी प्ले की शुरुआत में जो है ना, रायना और सर्जियस का जो है ना हायर लव दिखाया गया है, जो बस एक फिल्मी दिखावा है। वो एक दूसरे के सामने बस अच्छा बनने की जो है ना एक्टिंग करते हैं। रियल रिलेशनशिप जो है, द नेक्स्ट है रियल रिलेशनशिप्स, जिसमें जब ब्लंटली आता है तो जो है ना वो रायना को जो है ना रियल लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कोई बड़ी जो है ना बड़ी 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 बातें जो है ना नहीं करता, बल्कि प्रैक्टिकल होता है। एंड में जो है ना रायना को रियलाइज़ होता है कि सच्चा प्यार फिल्मी सपनों में नहीं, बल्कि आपसी समझ और सच्चाई में होता है। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहा है, राइट एन essay on the characters in Hardy's novel Far from the Madding Crowd and show how together they create a picture of rural English society of the 19th century. So, थॉमस, सो बेसिकली पहले आप रीड कर लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। इसे आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें जो है ना, थॉमस हार्डी ने इस नॉवल के कैरेक्टर्स के ज़रिए जो है ना 19th सेंचुरी के गांव, बोले तो वेसेक्स की पूरी जो है ना तस्वीर खींची है। इसमें जो है ना सबसे पहले बात सिवा एवर्डेन, यानी वो एक इंडिपेंडेंट और खुददार लड़की है जो अपने अंकल की फार्म खुद संभालती है। वो दिखाती है कि विक्टोरियन दौर में औरतें अब आज़ाद होना शुरू हो गई हैं। देन सेकंड में जो है ना गैब्रियल ओक के बारे में बताया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि एक सच्चा और मेहनती और ईमानदार जो है ना ईमानदार चरवाहा सेफर्ड, वो जो है ना रूरल सोसाइटी की तहजीब, पेशेंस और ईमानदारी का जो है ना प्रतीक है। देन थर्ड इज़ सर्जियन ट्रॉय, यानी एक फ़ौजी जो दिखने में जो है ना बहुत डैशिंग है, पर दिल का जो है ना धोखेबाज है। वो दिखाता है कि कैसे शहर या बाहर का जो है ना चकाचौंध गाँव की ज़िंदगी के तबाह कर देता है। विलियम बॉल्डवुड जी, फिर इसमें जो है ना एक बहुत अमीर फार्मर जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, पर जो है ना बात सिबा के प्यार में जो है ना पागल हो जाता है। वो रूरल मिडिल क्लास के जो है ना पागलपन को दिखाता है। देन फैनी रॉबिन, यानी एक गरीब नौकरानी जो लोअर क्लास की परेशानियों और उनके दर्द को जो है ना बयां करती है। सो एट द एंड कंक्लूजन में यही बात हो रही है कि ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर दिखाते हैं कि भले ही गांव की ज़िंदगी दूर से शांत लगती है, पर वहाँ भी वही प्यार, धोखा, किस्मत यानी फेट और तकरार चलती है जो किसी भी समाज में होती है। नाउ क्वेश्चन 5। What are the medieval values highlighted in the poem Morte d'Arthur?
हाउ डज़ टेनिसन रिलेट देम टू द विक्टोरियन एज, यानी क्या-क्या जो है ना मिडिवल वैल्यूज़ हाइलाइट किए गए हैं इस पोएम में मॉर्टे डी अर्थुर में। एंड हाउ डज़ टेनिसन रिलेट, और टेनिसन कैसे रिलेट कर रही है टू द विक्टोरियन एज। सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। सो यस गाइज, आई होप आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो है ना मिडिवल वैल्यूज़ क्या होते हैं, यानी पुराने ज़माने के उसूल। यानी पोयम में जो है ना किंग अर्थुर के जरिए पुराने ज़माने के उसूल जैसे सिवेलरी यानी वीरता, ऑनर बोले तो इज्जत, लॉयल्टी बोले तो वफादारी, और भगवान पर विश्वास दिखाया गया है। सर जो है ना सर बैडी बिरे के जो है ना बेसिकली सर जो है बैडीविरी के अपने राजा के प्रति डिवोशन इसका बड़ा एग्जाम्पल है। सो विक्टोरियन एज से कनेक्शन सबसे पहला आता है जिसमें मॉरल क्राइसिस आ जाता है, यानी जिसमें जो है बेसिकली कंक्लूजन नहीं, बेसिकली अगर मैं पहले बताऊं, यानी जो है ना जो विक्टोरियन दौर में जो इंडस्ट्री और साइंस जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसके चक्कर में जो है ना लोग भगवान और पुरानी अच्छी वैल्यूज़ को जो है ना भूल रहे थे, यानी डाउट बढ़ रहा था। देन नेक्स्ट विक्टोरियन एज से कनेक्शन क्या क्या हुआ था, तो नेक्स्ट था टेनिसन का मैसेज, यानी टेनिसन ने जो है ना किंग अर्थुर की कहानी इसलिए सुनाई ताकि वो विक्टोरियन लोगों को याद दिला सके कि तरक्की जो है ना अपनी जगह है, पर ऑनर, डिसिप्लिन और फेथ ही जो है ना समाज को सही रास्ते पर रख सकता है। सो किंग अर्थुर जो है ना इस पोयम में सही गाइडर या आइडियल लीडर के रूप में दिखाए गए हैं। So, at the end, Tennyson uses the medieval past to suggest the modern society can overcome moral confusion by reviving values of duty, faith and noble conduct represented by किंग अर्थुर। यानी किंग अर्थुर को क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है, फेथ, नॉबल कंडक्ट, इन सब के बारे में उनसे उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना पेपर होता है ख़त्म। आई होप आपको एवरी क्वेश्चन सब कुछ सही से समझ में आया होगा। सो यस गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। एंड यस गाइज, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।